बेटा जी मैंने आपके नोट्स पे रखा है व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी इजी है। और जिस तरीके से मैंने इस साल पढ़ाया आप वो भी चेक करें कि आपको इजी क्या लगेगा आपके लिए। जो आपको इजी लगे तो वही आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं? हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट तब जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो। जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले द अकाउंट, मुझे बेटा पता नहीं, द अकाउंट which is prepared, which is prepared at the time of, at the time of dissolution of firm, at the time of dissolution of, बेटा जी वो अकाउंट जो हम बनाते हैं कब? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्यों बनाते हैं? टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कहते हैं उसे? रियलाइजेशन अकाउंट। इट इज nominal account by nature. What is it? The steps that are followed, that are followed while preparing a realization account are as under, are as under. बताइए बेटा, what is your step first? You know the steps? क्या है बेटा? All assets are debited. All assets are debited. किसके बगैर? Except cash and fictitious asset. Is it clear? Okay, what is the step second? All liabilities are credited. टफ लगा जी? स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, what is the step third? Sale of asset is shown on which side? Very good. टफ लगा जी? Okay, what is the step fourth? Repayment of liability. Repayment of किस साइड आता है? Is shown on debit side. Is it clear? What is the step fifth? पढ़ाया है, इजी है, नोट्स पे इजी है कि ये इजी है? दोनों है, समझ आ रहा है? वो भी इजी है, ये भी इजी है, लेकिन ये उसे आएगा जिसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आएगा। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? सो रियलाइजेशन एक्सपेंस, realization expense are shown on debit side. Is it clear? Okay, if you have to enhance it, okay, you can say that unrecorded asset shown on credit side, unrecorded liability shown on debit side. At the end of the account, there will be profit or loss, which is transferred to all the partners as per their ratio. समझ आया? सो ये आपका था रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आ रहा है? स्टेप फिफ्थ, या मैं ये एंड करूं? थोड़ा बहुत मैं एंड करता हूं ये स्टेप फिफ्थ के बाद।
स्टेप 6, क्योंकि ये जो है ना वो बाकी ऑप्शनल है, अनरिकॉर्डेड एसेट है कि नहीं, ठीक है। स्टेप 6, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग या सीधे लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस या प्रॉफिट, समझ आ रहा है। किसे ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर टू किसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट as per their ratio। इज इट क्लियर, समझ आया। सो ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको समझ आएगा ये। इज इट क्लियर। सो कौन सा अकाउंट है, कब बनाते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के वक्त। टफ लगा जी, डन। इज इट क्लियर। अब बस इतना ही लिखिए, यहां से लेके यहां तक आपने लिखना है। ये तो स्टेप्स आपने लिखे हैं ना, ये स्टेप्स लिखने हैं। इनफैक्ट इससे एक्स्ट्रा आपने लिखा है सेल ऑफ पार्टनर शोना क्रेडिट साइड, इफ फॉर कैश बाय कैश, इफ टेकन बाय पार्टनर बाय पार्टनर। यहां तक ठीक। कोई क्वेश्चन। ओके, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है बेटा, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन कब बनाते थे, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। रियलाइजेशन कब बनाते हैं, the account which is prepared at the time of reconstitution of firm, admission, retirement, death, उसे क्या कहते हैं, the account which is prepared at the time of dissolution of firm, उसे क्या आप कहते हैं। टफ बेटा, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, आज ही करूंगा पीडीएफ सेंड, जहां पे ये सारी थियरी होगी, ये सारी थियरी होगी आपकी। वो अकाउंट जो हम बनाते हैं कब बनाते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के वक्त। द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो अकाउंट जो हम बनाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के वक्त, उसे क्या कहते हैं बेटा। यू वोंट फाइंड इट ऑन नोट्स प्लीज, मैंने कहा ना मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ। यहां तक ठीक। ओके, नेक्स्ट वर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड, जाहिर सी बात है ये बनाते हैं ताकि रिवैल्यू हो जाए एसेट्स और लाइबिलिटीज। ये हम इसलिए बनाते हैं टू क्लोज द बुक्स ऑफ, टफ लगा जी, टफ लगा जी। इज इट क्लियर। द बिजनेस डज नॉट कम्स टू एन, यहां पे मत बिजनेस बंद होता है, while preparing the business comes to an while preparing। is it clear, टफ लगा जी, टफ लगा जी। is it clear, यहां तक ठीक है, ठीक है। ये तीन डिफरेंस आप लिख सकते हैं। अब आपके पास कितनी नॉलेज है, आप लिख सकते हैं, समझ आ रहा है। या वी पास जर्नल एंट्रीज, वी पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, जो अगर आप जर्नल एंट्रीज करेंगे। इतना ही मैंने रखा है, तो आई होप। अलबत्ता अगर 3 मार्क्स का आया तो 4 डिफरेंस बनाना, क्या बनाना, ठीक है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, पहले समझ आए क्या था क्वेश्चन। इज इट क्लियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या फर्क है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज फर्म की डेट, फर्म का कर्जा और पार्टनर का पर्सनल कर्जा, इसमें फर्क क्या है, ठीक है। फर्म का कर्जा और पार्टनर का पर्सनल कर्जा, इसमें फर्क है क्या। तो सबसे पहले डेट्स ओवर पे फर्म टू, नहीं समझ आया, वो कर्जा जो फर्म का है उसे आप कहते हैं फर्म डेट। वो कर्जा जो पार्टनर का है, पार्टनर का अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ज़ायर कमर्शियल का कोई कर्जा है, ज़ायर कमर्शियल इज द इंस्टीट्यूट, इसका कोई कर्जा है, ये फर्म का कर्जा है, समझ आ रहा। अब मेरा पर्सनल कर्जा है, मैंने बीवी के लिए लाया है ज्वेलरी, वो मत है ज़ायर कमर्शियल का कर्जा, वो क्या है, पार्टनर का अलग कर्जा, उसे कहते हैं प्राइवेट डेट। क्या कहते हैं, समझ आ रहा है। ओके जी। लाइबिलिटी, ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल फॉर, अगर 3 पार्टनर है बेटा जी, यहां देखिए अगर 3 पार्टनर है ए बी सी, ये फर्म का कर्जा ए को भी है, बी को भी है
सी को भी है। इज इट क्लियर? हाँ, अगर प्राइवेट कर्जा है सिर्फ बी को, तो वो कर्जा सिर्फ क्या है, वो मत है ए का, वो मत है सी का। नहीं, समझ नहीं आया, फिर से समझिए मैंने क्या कहा। फर्म का कर्जा और पार्टनर का कर्जा, फर्क क्या है इनमें, किस किस में? फर्म का कर्जा और जो फर्म का कर्जा है वो हर एक पार्टनर का है, जो पार्टनर का अपना कर्जा है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी बीवी ने लाए बैंगल्स लाए 2 लाख के, वो मत है फर्म का कर्जा, वो किसका कर्जा है, मेरा कर्जा, पार्टनर का कर्जा है ना। इज इट क्लियर? समझ आए? ओके, नेक्स्ट वन। फर्म की प्रॉपर्टी मतलब फर्म के एसेट है, फर्म के एसेट है, एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स। तो फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म का कर्जा खत्म करेंगे। फर्म्स डेट इज पेड, आफ्टर फर्म्स डेट प्राइवेट डेट इज पेड बाय कंसर्न पार्टनर। नहीं, फर्म के पास है 10 लाख, फर्म के पास क्या है, यहां पे समझना, फर्म के पास है 10 लाख रुपए और इनका कर्जा है 7 लाख। अब कितना बचा, कितना बचा? अब ये इस 3 लाख से अपना प्राइवेट कर्जा खत्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राइवेट कर्जा। समझ नहीं है? पहले मगर किसका कर्जा खत्म करना है? हाँ, मगर प्रॉपर्टी कौन सी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि फर्म की प्रॉपर्टी? फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म का कर्जा खत्म करेंगे, फिर पर्सनल कर्जा खत्म करेंगे। समझ आया? फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म का कर्जा खत्म करेंगे, फिर पर्सनल कर्जा खत्म करेंगे। अब है फर्म की प्रॉपर्टी नहीं, अब है पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब पार्टनर की प्रॉपर्टी। पार्टनर की प्रॉपर्टी से पहले पार्टनर का कर्जा खत्म करेंगे, फिर फर्म का कर्जा खत्म करेंगे। सर मतलब कर्जा कर्जा समझ नहीं है? देखो, 2 चीजें हैं। फर्म के पास है एसेट, फर्म के पास है, किसके एसेट है, कितने हैं? तो फर्म का कर्जा कितना बचा? ये 3 लाख मेरे पास एसेट है ना, इस 3 लाख से मैं प्राइवेट कर्जा खत्म करूंगा। आया पहला पॉइंट? हाँ, प्रॉपर्टी किसकी थी, फर्म की थी कि पार्टनर की थी? फर्म की प्रॉपर्टी थी। फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म का कर्जा, फिर पार्टनर का कर्जा। समझ आया? डन। क्योंकि ये जो 3 लाख बचा ना, इसमें से पार्टनर का शेयर भी होगा ना, वो उस शेयर से क्या करेगा, अपना कर्जा खत्म। आया? ठीक। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट। अब फर्म के पास कोई पैसा, हाँ मैं पार्टनर, अमीर पार्टनर, मेरे पास पैसा है, तो पार्टनर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी है, पार्टनर की प्रॉपर्टी से पहले पार्टनर का कर्जा खत्म करेंगे, फिर फर्म का कर्जा। समझ आया? देखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट डेट इज पेड, फर्म्स डेट इज पेड। समझ आया? समझ आया बेटा? 4 डिफरेंसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया था, डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट, क्योंकि कोई मतलब रिलेशन मत थी डिसोल्यूशन के साथ, लेकिन ये है बुक पे क्वेश्चन और उस वक्त आया था, फिर बच्चे आगे आपने ये पढ़ाया नहीं। समझ आ रहा है? सो 3 मार्क्स थे, तो बच्चों का आ गए 97 इन अकाउंटिंग, ये 3 गिर गए। इज इट क्लियर? 4 डिफरेंसेस रखी है मैंने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसोल्यूशन ऑफ, ये तो आपने पढ़ा है, पहले ही मैंने पढ़ाया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या बेटा? फर्म। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? फ्रेंडशिप खत्म होती है, बिजनेस खत्म। फर्म का मतलब बिजनेस खत्म होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंप्लाइज दैट एंटायर फर्म सीजेस टू, सीज मीन्स बंद, इंक्लूडिंग द रिलेशन अमंग ऑल द। अगर ये टफ लगे, ये टफ लगे, पिछले साल के वीडियो डिसोल्यूशन के, वहां पे मैंने और एक बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो भी आप मतलब उसकी डिफरेंसेस अलग अलग है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है, लेकिन प्रोसीजर जो है, पैटर्न जो है, मतलब जो कंसेप्ट है वो सेम है। इज इट क्लियर? अब लैंग्वेज डिफरेंट होगी। इट डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ, इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बात समझना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्क क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस बंद, बिजनेस, बिजनेस बंद, ना आप कोई ना मैं कोई। इज इट क्लियर?
सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है सब कुछ बंद, चाहे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो, चाहे डिसोल्यूशन ऑफ कुछ और हो। समझ नहीं आया? फिर से अब मैंने आपको पढ़ाया है ना ये पहले, इसीलिए मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं। नेचर वॉलेंट्री, मतलब कोई आए कोई जाए, उनकी मर्जी, उनकी वॉलेंट्री। और जब बिजनेस, याद रखो, कोई इलीगल काम करे तो कानून आता है, तो कंपलसरी उन्हें बंद करता है। इज इट क्लियर? हाँ, वॉलेंट्री कहाँ? क्योंकि आपने देखा ना कुछ बिजनेस का प्रॉफिट भी था, उन्होंने तब भी बिजनेस बंद, तो उनकी मर्जी थी। मैंने कहा था ना उनका ईगो है, याद है? जब बिजनेस का प्रॉफिट भी था लेकिन उन्होंने तब भी बिजनेस बंद किया, क्योंकि उनका मन था बंद करने का, तो किया, तो वॉलेंट्री था। अब इन्होंने इलीगल काम किया, कंपलसरी। क्या बेटा? इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूज, बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स डाउन। बनाते क्या है? बनाते क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर। इज इट क्लियर? अब आप चेक करें कौन कौन सी डिफरेंस रखेंगे आप, मगर रखिएगा जरूर, याद रखिएगा जरूर, क्योंकि 10 मार्क्स है डिसोल्यूशन के, 6 मार्क्स आएगा ये न्यूमेरिकल, 4 मार्क्स है थ्योरी, 4 मार्क्स है, उसमें 3 मार्क्स के ये आ सकते हैं, 3 मार्क्स के ये, एक एमसीक्यू आ सकता है, या 4 एमसीक्यू आ सकते हैं, 4, और एमसीक्यू आपको सारे आएंगे। वहां पे लिखा होगा ऑल एसेट्स आर डैश टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, पढ़ाया है मैंने, ठीक। नाउ ये तो मैंने पढ़ा है। अब कुछ अलग चीजें, कुछ अलग चीजें हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड है प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखे हैं, जरूरी नहीं है करना, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने रखा है। स्टेट द नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट, ऑल्सो गिव इट्स ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन। सबसे पहले याद रखे, मैंने कहा था ना ऑल रिजर्व्स एंड फंड्स, प्रोविडेंट फंड जो है ना ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। क्या है? प्रोविडेंट फंड इज एन एक्सटर्नल, it is a liability of a firm towards its, hence it is not an, मतलब रिजर्व नहीं है ये, तो आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड से इसे नहीं लेंगे, ये लाइबिलिटी है, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। और याद रखना जितना इसका देना होगा ना वो आएगा रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी में, रिपेमेंट ऑफ। अगर आप चेक करेंगे प्रोविजन फॉर डेटर्स लाइबिलिटी साइड आया, मगर रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी में नहीं आया, रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी में। हाँ, अलबत्ता अगर होगा क्या, प्रोविडेंट फंड, ख्याल रखना प्रोविडेंट फंड इज एन एक्सटर्नल, क्या है बेटा ये तो क्रेडिट साइड से आएगी, डेबिट साइड से भी आएगा रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी में भी, क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है फर्म की टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज, नॉट टुवर्ड्स पार्टनर्स, नॉट टुवर्ड्स। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना सिंपल, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन, फिर जब देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? समझ आया? अगर क्वेश्चन आता 3 मार्क्स का, गिव द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, आपको मत पता होती, तो प्रोविडेंट फंड क्या है बेटा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। मैं ये पीडीएफ पे मैंने सारा रखा है, आप ना डरे, जस्ट आप लास्ट लेक्चर एंजॉय करें। इज इट क्लियर? प्रोविडेंट फंड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? ऑल एसेट्स आर, सेकंड वन इज, और लाइबिलिटी में प्रोविडेंट फंड आता है। इज इट क्लियर? अच्छा, कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हमने देखे जो लाइबिलिटी साइड से आए पर डेबिट साइड से, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे प्रोविजन फॉर डेटर। इज इट क्लियर? हो गया पहले ये। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जैसे प्रोविजन फॉर डेटर है, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, वैसे ये भी है। एंड कुछ नहीं है, an investment fluctuation fund is a reserve created out of to meet the changes in the, its treatment is as same as provision for कुछ नहीं, ये प्रोविजन है, प्रोविजन किस साइड से आता है, क्रेडिट साइड, मगर ये फिर डेबिट साइड से, क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन थी? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या थी? इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में होगा कि आप हमें ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन तब आ सकते हैं, याद रखना
जब समझो हर एक जाएगा रो रो के, क्या एग्जाम हॉल से निकलेगा और स्टार्ट करेगा रोना, तब जाके ये क्वेश्चन आएंगे, उस वक्त ये क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन वाई टू टेक चांसेस, वाई टू टेक, क्वेश्चन सिंपल मैं कह रहा हूं। हमारा पहला स्टेप क्या है? ऑल एसेट्स आर, ऑल लाइबिलिटीज आर, लाइबिलिटी इंक्लूड प्रोविजंस। अच्छा मुझे बताओ, यहां देखिए, यहां देखिए, जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए थे ना, जो मैंने क्वेश्चंस, दिस इज द 51, यहां पे चेक कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन चेक करेंगे ना, ये था ना प्रोविजन फॉर डेटर, ये मैंने लाइबिलिटी साइड से लिया था, मगर डेबिट साइड से, समझ आया? डेबिट साइड से, इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर आपके क्वेश्चन में आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, किस साइड लेना है? डेबिट साइड से। हाँ अलबत्ता अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आएगा, क्या आएगा? कौन सा फंड? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिट साइड से। और फिर क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी ऑफ ए फर्म टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, टुवर्ड्स, टफ लगा जी? इज इट क्लियर? कहां गए हम? और जस्ट लाइबिलिटी बराबर वही जर्नल एंट्री। जरा मुझे बताओ, अगर लाइबिलिटी होगी ना, उसकी एंट्री क्या होती है रियलाइजेशन में? रियल, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, रियलाइजेशन क्या होता है? क्रेडिट, रियलाइजेशन क्या होता है? क्रेडिट। सो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। सो लाइबिलिटी का नाम क्या है? जो देर, ये मेहरबानी करके ये जो ये है, ये नरेशन नहीं है। देयर विल बी नो फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ दिस फंड, मतलब इसके आगे कुछ नहीं होगा। हाँ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की दो एंट्रीज हो गई, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही, प्रोविजन फॉर डेटर की सिर्फ एक ही एंट्री है। किसकी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? उनकी एक ही एंट्री है, पर इसकी भी एक ही एंट्री, लेकिन सिर्फ एक ऐसा फंड है। कौन सा फंड? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। हाँ जी, लास्ट वन, नाउ द लास्ट वन, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। देखो बेटा जी, वर्कमैन, देखो नाम ही कहता है हमने पैसा रखा है किसके लिए? वर्कमैन के लिए। वर्कमैन इज नॉट अ पार्टनर। समझ आ रहा है? देखिए बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज ए फंड क्रिएटेड आउट ऑफ, लेकिन जो मेन मकसद है ना इस फंड का, इज टू कंपनसेट द हु मीट विद एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी ड्यूरिंग। देखो हम हर साल रखते हैं 20-20 हजार रुपए, ऐसे ही क्या रखते हैं? तो ये बना है 80,000 रुपीज। क्या बना है सर? किस लिए रखा? ये पैसा मैंने इसलिए रखा कि अगर किसी का होगा एक्सीडेंट, क्या होगा? किसी वर्कर का, तो उससे हम ये पैसा, लेकिन कर्जा तब होगा जब एक्सीडेंट होगा। अगर एक्सीडेंट ना हुआ तो, अगर एक्सीडेंट, तो करेंगे क्या? ये पैसा तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पैसा फिर डिस्ट्रीब्यूट आपने करना है किस में? पहले बात समझना मेरी साहब, प्लीज प्लीज माय डियर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने 80,000 रुपए रखा। सर किस लिए? अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया और वर्कर को लग गई, तो इस 80,000 में से हम पैसा देंगे किसे? वर्कर को। इज इट क्लियर? समझ आया? इसमें केस बनेंगे। हमने कितना रखा है? 80,000। अब कोई कर्जा नहीं, क्या बेटा? मतलब कोई कर्जा नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, केसेस कैसे बनेंगे? ये पैसा अलग रखा, कितना रखा? हाँ अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्लेम आएगी, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्लेम, हाँ एक्सीडेंट हुआ 20,000 का, तो कितना लेना है? इज इट क्लियर? चेक कीजिएगा। When no additional information is given, that is there is, मतलब कोई कर्जा, तो ये जो ये पैसा है ये आप देंगे पार्टनर्स को। किसे देंगे? समझ आ रहा? इस वक्त आपको बोरिंग लगेगा, इस वक्त आपको बोरिंग लगेगा, बट मार्क माय वर्ड्स, जब ये लेक्चर आप पढ़ोगे ना दिल से, तो उस वक्त आपको बहुत मजा आएगा। इस वक्त तो नहीं आएगा आपको। बात समझना, मैंने कहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या कहा? वर्कमैन
कितना रखा हमने? 80,000। किसके लिए रखा? अगर वर्कर को एक्सीडेंट होगा। अब क्वेश्चन में रखा है 80,000, लेकिन वहां पे कुछ नहीं कहा गया एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें क्या मानना है? एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब ये 80,000 किसे देंगे? बिजनेस तो बंद करना है। अगर बिजनेस बंद करना है किसे देंगे? तो पहला, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल। क्यों होता है क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स? क्रेडिट द इंक्रीज। इज इट क्लियर? सो रिजर्व इज लायबिलिटी। डेबिट क्यों होता है? डेबिट द डिक्रीज। इज इट क्लियर? ओके, अब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब दूसरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 80,000 में से आपको देने हैं सिर्फ 30,000। कितने देने हैं? अब बचा कितना? जो 30 देना है ना, ये आप ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन को। किसे? जो बचा वो देंगे पार्टनर को। किसे देंगे? यही एंट्री। मगर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू ऑल। समझे? ये पॉइंट समझा? When there is against this fund, there may be liability against this fund, that is claim may be payable to workers as। तो मैंने कहा था अगर ये 80 है विथ क्लेम पेएबल, जितना देना है, कितना देना है 80 में से, तो वो किसे ट्रांसफर करेंगे? तो जो बचा ना 50, वो किसे देंगे? पार्टनर्स को। इज इट क्लियर? आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, याद रखना एनुअल डे के दिन। किससे पूछूंगा? जो मैंने उसके लिए रखे हुए। हो गए दो? हो गए दो? अब तीसरा, व्हेन क्लेम इज, जब क्लेम हम देंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो लेट्स कंक्लूड, लेट अस कंक्लूड। सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने रखा पैसा। पहला, व्हेन देयर इज नो लायबिलिटी, व्हेन देयर इज कोई कर्जा नहीं, कोई कर्जा, तो आप किसे देते हैं? ये पार्टनर्स को। इज इट क्लियर? जब दूसरा, क्लेम इज देयर, क्लेम समझ आ रहा है, मगर आधी ही क्लेम, आधी ही। अब जितनी क्लेम है किसे ट्रांसफर करते हो? रियलाइजेशन को। जो बचता है किसे? और जब क्लेम देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? सो विद दिस वी हैव कंप्लीट आवर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं कुछ चेक करूंगा, कुछ मत है। वेट फॉर अ व्हाइल, दिस वाज कुछ एमसीक्यूज रह गए थे ना परसों। ये था, ये किया हमने। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एन आउटसाइड लायबिलिटी। एम्प्लॉय सेविंग फंड किन के लिए है? तो व्हाट इज इट? इज इट आउटसाइड लायबिलिटी? ये है आउटसाइड लायबिलिटी? क्यों नहीं है? इंटरनल लायबिलिटी होती है पार्टनर की, एम्प्लॉय आता है आउटसाइड में। इट इज ट्रू। वाइल प्रिपेयरिंग कैश या बैंक अकाउंट, कैश सर बैंक कहां बनाया? कैश की जगह हम बना सकते हैं बैंक। इज इट क्लियर? तो जहां पे हम सेल ऑफ एसेट लिखते हैं बाय कैश, वहां पे लिख सकते हैं बाय बैंक। इज इट क्लियर? द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट मस्ट बी इक्वल। ट्रू। द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी इज मस्ट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। इवन द क्वेश्चन कीप्स क्वाइट अबाउट इट। ये समझ नहीं आया? अगर हम कर्जदारों को पैसा देना है, क्वेश्चन नहीं कह रहा है, तब भी हम देते हैं। So this is true. There will not be any separate entry for a gain of, if creditors were 5,000, उन्हें हमने दिया 4,900। याद रखना, इसकी कोई एंट्री, अगर मुझे कर्जदार को देना है 5,000, उन्होंने कहा मुझे दो 4,900 दी, व्हाट इज द गेन? 100। क्या उस गेन की एंट्री होती है? परसों ही कहा था ना, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स, द पार्टनर्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, the partner's personal assets are first used for payment of the, किसके कर्जे? देखो, याद रखो, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है, पार्टनर के पर्सनल एसेट्स किसके लिए पहले इस्तेमाल होते हैं? तो याद रखना बेटा, पार्टनर का पर्सनल एसेट वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? पहले प्राइवेट डेट, फिर firm's debt. Is it clear? Private debt or firm's debt. Okay, so the topic is completed within 9 lectures. कितने lectures में?
9 लेक्चर्स में। मैं करूंगा आज आपको प्लेलिस्ट सेंड, क्या करूंगा, प्लेलिस्ट सेंड। नाउ लिसन टू मी माय डियर, 9 लेक्चर्स होंगे और इंशाल्लाह मंडे से आपकी टाइमिंग है 7:30,